ओ जिया हो बिहार के लाला। कितना अप्रोचेबल हैं आप पब्लिक के लिए? मेरा नंबर सार्वजनिक है। इससे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? कभी आपने किसी ने आपको फोन करा और बोला मनोज जी एक गाना सुना दीजिए? एक आदमी हमसे बोला यार तुम होम सेक्रेटरी कितना बढ़िया बोले हो। 2009 में आपने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट। उसके बाद 2014 में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि भाजपा ज्वाइन करनी चाहिए? जो अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज पॉलिसी थी, आप समर्थन करते हैं उसका? पहले तो उन्होंने बोला था कि बिजली हाफ पानी माफ, चुनाव बाद बदल गए, उससे हमको दिक्कत। हम शीश महल में हमारी सीएम नहीं गई, हमारी सीएम गई है जन सेवा सदन में। अभी इस साल का योगा हमारी मुख्यमंत्री ने जमुना जी पे किया। 2030 के पहले पूरी जमुना जी में कहीं भी दिल्ली में आप डुबकी लगा सके ऐसी जमुना जी आपको मिले। क्या पसंद है, बिहार का लिट्टी चोखा कि दिल्ली के छोले भटूरे? यही बड़ा गड़बड़ है। कौन सी पॉलिटिक्स चलेगी बिहार में, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ से कास्ट पॉलिटिक्स भी है। बिहार में अब कास्टिज्म से लोग ऊपर उठने लगे, अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जनता के भलाई से मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर ने अपनी अलग पार्टी खड़ी कर दी, उनको मलाई से मतलब है। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहना है आपका? जो सहाबुद्दीन जिंदाबाद बोल सकता है उससे बिहार क्या अपेक्षा करे। बिहार को यहाँ से एक नई उड़ान देने का काम नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही होगा और लोग उनके साथ चलेंगे, ये विश्वास। लोगों ने पंचायत में सुना हिंद का सितारा। ए राजा जी ये करे। कभी कभी क्या होता है ना कि गाना आपको चमका देता है, तो ये गाना ऐसा है ना, अचानक से पंचायत की भी चमक बढ़ाया और मनोज तिवारी की भी चमक बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी से जब आपका इंटरेक्शन होता है, कुछ ऐसी चीज है जो आपको इंस्पायर करती है? उनका जो टाइम मैनेजमेंट है ना। अगर आप एक दिन सीएम बन जाएंगे तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? ये तो बड़ा अजीब है, मैं सपना क्यों देख रहा हूँ कि मैं सीएम बन जाऊंगा। अभी हमने भाषा विवाद देखा महाराष्ट्र में, कभी आपको ऐसा फील हुआ पर्सनली? मैं तो खुद विरोध झेल चुका हूँ, मेरा घर पे पत्थर फेंका जा चुका है और परिणाम हुआ कि 13 विधायक से राज ठाकरे एक विधायक पे आगे, वो भी भाजपा में चला गया। नमस्ते इंडिया, आप देख रहे हैं नो द नेशन पॉडकास्ट गरिमा के साथ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी आवाज आपने भोजपुरी गानों के साथ साथ देश की पार्लियामेंट में भी बुलंद होती हुई जरूर सुनी होगी। चाहे वो एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, अच्छे सिंगर भी हैं और बहुत अच्छे राजनेता भी। 3 बार लोकसभा सांसद रहे मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नो द नेशन पॉडकास्ट में आने के लिए सर। सबको मेरा नमस्कार। तीसरी बार सांसद हूँ और इन सारे अनुभवों के साथ आज आपके सवालों का जवाब देने बैठा हूँ। सबसे पहले हम हमको बोलें क्या, एक्टर मनोज तिवारी, एमपी मनोज तिवारी, सिंगर मनोज तिवारी या पॉडकास्टर मनोज तिवारी? अब तो आप पॉडकास्ट भी करने लग गए हो। हाँ, मैं सनातन और अध्यात्म पे बातें करता हूँ। बेसिकली जब कोई व्यक्ति सांसद हो जाए ना, तो जो भी मर्यादित व्यक्ति होगा उसको सांसद बोलेगा, क्योंकि अब माननीय सांसद है वो, तो उसको और किसी नाम से बोल दो, गवैया बोल दो या अभिनेता बोल दो, तो उसके प्रोटोकॉल में तो ठीक नहीं है। लेकिन आई डोंट माइंड, मुझे लोग गायक भी बोले, क्योंकि मेरा सबसे जो पसंदीदा मनोज तिवारी है वो गायक मनोज तिवारी है। और आपको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, आपके गाने आज भी मतलब रोज लोग सुनते ही हैं और पूर्वांचल में तो आप सुपरस्टार हैं। हरदम बोला शिव बम 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 बम, हरदम बोला शिव बम 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 बम, ये हमारा गाना आ रहा है। बहुत खूब, बेस्ट विशेस गाने के लिए। थैंक यू सो मच करीमा। मनोज जी, 11 साल ये जो सांसद के रूप में आपकी जर्नी कैसी रही? मेरे लिए बहुत सीखने वाली रही है। मैं पहले पॉलिटिक्स को अच्छी नज़रों से नहीं देखता था, मुझे लगता था पॉलिटिक्स बहुत ख़राब होती है। अब मैं इस निष्कर्ष पे आ गया हूँ कि पॉलिटिशियंस ख़राब होते हैं, पॉलिटिक्स नहीं। ये बड़ा भारी मिसकंसेप्शन है और कुछ लोगों ने ये साजिश की हमारे देश के साथ कि तुम पॉलिटिक्स को ही ख़राब कर दो ताकि अच्छे लोग उसमें जाने से पहले हिचक के निकल जाए। तो ना अच्छे लोग आएंगे और ना तो पॉलिटिक्स का वो स्वरूप दिखेगा जो वास्तव में देश की जनता और लोकतंत्र में जरूरी है।
तो सीखते जा रहा हूँ। 11 साल का मेरा जो यात्रा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब लगता है कि अभी बहुत थोड़ा जान पाया हूँ, बहुत कुछ जानना है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, बिना वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी चिंता किए निर्णय लेना देश के हित में। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमें देश के लिए अत्याधुनिक हथियार चाहिए, क्योंकि वर्तमान दुनिया में सामरिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। कुछ लोग कहेंगे जो मान लो चाइना से मिले हुए हैं, हमारे देश के राजनीतिज्ञ हैं, वो पाकिस्तान से मिले हुए हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि इनसे मिलने से हमको फायदा होता है। किसी को आर्थिक फायदा है, किसी को राजनीतिक फायदा है। तो ऐसे जो लोग हैं वो लोग कैसे बड़े बड़े निर्णय लेने के पहले कि हमारा देश सामरिक रूप से मजबूत हो, नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पड़ोसी देश बुरा मान जाएगा। ये सब निर्णय लेने वाली भी सरकार हो सकती है। हमें 3 तलाक हटाना है तो हटाना है, चाहे एक ग्रुप कितना भी विरोध करे। हमें 370 हटाना है तो हटाना है, हमें चाहे कितना भी वोट की राजनीति करने वाले बुरा माने। हमें भगवान राम का मंदिर जो जन्म हुआ है राम का, उस पर हमें सकारात्मक रूप से न्यायालय निर्णय ले, इसके लिए हमें बार बार प्रयास करना है। ये सब मैंने जब मैं नज़दीक से देखा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सही रास्ते पे हूँ। 2009 में आपने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था जी, योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट। उसके बाद 2014 में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि भाजपा ज्वाइन करनी चाहिए? वो 3 महीने का एक अफेयर था हमारा समाजवादी पार्टी के साथ, और वो भी एग्जैक्टली दैट वाज नॉट विद समाजवादी पार्टी। 3 महीना ही हुआ था वो। वैसे तो दुनिया में कहने को बहुत हो जाएगा कि आप योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़े, बात भी सच्चाई है, लेकिन वो 3 महीने का एक समय चक्र था जिसमें अब संसार में रहे नहीं स्वर्गीय अमर सिंह जी, अमिताभ बच्चन जी के साथ में फिल्म कर रहा था, वो वहाँ आए थे, वो दोस्त थे, और वो एक ऐसा प्रस्ताव आया कि मैं हाना में रह गया और अन्य मनस्क ढंग से, मैं चाहता नहीं था लेकिन लड़ गया कि कैसे इनकी बात उठाएं। अमित जी के दोस्त हैं, अमित जी हमारे लिए तो लाइक गॉड। तो अनिल अंबानी जी भी थे, वो पूरा टीवी सिनेमा सब उनके पास, वो सारे सिस्टम उनके पास, आइनॉक्स से लेके। तो मैं 3 महीने के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन मैं लड़ते हुए भी मैं नहीं लड़ रहा था। उस वक्त मतलब आइडिया था पॉलिटिक्स का कि क्या है पॉलिटिक्स? देखो आइडिया तो था ही, हम लोग बिहार के हैं, हम लोग के तो खून में पॉलिटिक्स है, नस नस में पॉलिटिक्स है जी। लेकिन हमसे उसी समय हमें लग गया कि आई एम ऑन रॉन्ग पाथ। तो अब आज तो कुछ भी कहूँगा तो किसी को समझ में नहीं आया, बट आज मैं गरिमा से बात करते हुए बताऊं नो द नेशन में कि मैं चुनाव लड़ते हुए मैं 2 बार भाग चुका था कि नहीं लड़ना मुझे। अच्छा। लड़ते हुए भाग गया था। पहला जब मेरे जिलाध्यक्ष ने कहा कि बाबा तुम यहाँ कहाँ फंस गए, भोजपुरी में बोले कि बाबा रुआ यहाँ कहाँ फंस गई, हमनी के घूमल जे रुआ संगे लेकिन नोटवा तो हमनी के मंदिरे के देहल जाई, योगी आदित्यनाथ जी के देहल जाई। अरे मेरी तो धरती खिसक गई यार, उन्होंने कही जिलाध्यक्ष हमारे यही ऐसी बात बोल रहे हैं। और फिर मैं चला गया, फिर शिवपाल यादव जी मुझे घेर घार के फिर बुलाए, फिर अमर सिंह जी बहुत डांटे, ऐसा करते हो तुम, ये राजनीति है ऐसे। फिर आया, फिर एक बार भागा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एक गलत रास्ते पे चला गया, क्योंकि मैं खुद योगी आदित्यनाथ जी का मैं फैन था। योगी आदित्यनाथ जी की समाज के प्रति लड़ाई, हिंदुत्व के लिए लड़ाई, जो सनातन के साथ गलत हो रहा था उसके खिलाफ बोलना, तो मैं मन से तो उनका समर्थक था। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य रह चुका था। तो अच्छा हुआ 3 महीने बाद अमर सिंह का ही झगड़ा हो गया, तो वो चले तो मैं भी गया। तो 2014 में ऐसा क्या हुआ जब आपने
सोचा कि नहीं अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की जाए? मैं 2012 में ही सोच लिया, 2014 में नहीं। मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट भी हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएशन करने के बाद मैं खेल का शिक्षक बन गया। मैं बीपीएड एमपीएड हूँ, मैं ट्रेन टीचर हूँ। तो वो जो समय था, हम पॉलिटिकली समझ गए थे कि इस देश का बहुत नुकसान हो रहा है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस की नीति नीयत तब हमको अच्छी तरह समझ में आने लगी, क्योंकि कांग्रेस के ही खिलाफ समाजवादी पार्टी आई थी, कांग्रेस के ही खिलाफ राजद आया था, लालू जी की पार्टी। ये जितने राज्य क्षेत्रीय दल हैं, ये किसके खिलाफ आए? कांग्रेस के खिलाफ। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये लोग कांग्रेस के साथ ही मिल गए। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि हमारी जो जयप्रकाश नारायण जी की लड़ाई थी, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, लोकतांत्रिक समाज, वो सब को इन लोग छोटी छोटी पार्टियों ने भी बाद में जो महसूस हुआ मुझे कि कांग्रेस के साथ मिलकर के इनका उद्देश्य देश नहीं रहा। तभी मैं 2012 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए इसका सपोर्ट करते हुए सूरत में कार्यक्रम किया। पहली बार मिले कब आप पीएम मोदी से? मिला तो मैं उसके पहले भी एक बार छत्तीसगढ़ में था। मैं ऐसा कोई इंटरेक्शन जो आपको आज भी याद है? हाँ, मुझे याद है, और वो बहुत मेरे जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। और वो था, चुनाव था छत्तीसगढ़ में 2012 के पहले। उस चुनाव में मैं गया था एक जन का प्रचार करने में, तो गायक था, तो मुझे लोग थोड़ा पैसा दे के बुलाते थे गाना गाने के लिए, तो हम लोग चले जाते थे। तो मैं, मोदी जी उस प्रोग्राम में आने वाले थे, भाषण रैली उनकी थी, वो मुख्यमंत्री थे। तो हम लोग गाना वाना गा के, हुआ था कि जैसे वो आएंगे तो अपना स्टेज खाली करके उतर जाना है। तो उतर के हम लोग किनारे खड़े हो गए। तो हमको थोड़ा सा देर मंच पे ही रख दिया गया था कि भाई मनोज तिवारी गाना गा रहे, बड़ा मैं लोकप्रिय था उस समय भी। तो जब मोदी जी चढ़े उधर से स्टेज पे, मैं उधर स्टेज पे खड़ा हूँ, तो चढ़ते ही वो पहले पब्लिक के तरफ नहीं बोले, और मनोज भाई कैसे हो तुम। अरे मेरा तो शॉर्ट सर्किट हो गया। हम कहे यार, ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात, ये हमको जानते हैं। अब वो ऐसा घर में कि राहुल गांधी तो हम बनारस के अंदर रहते हैं, वो तो बगल के सांसद हैं, नेता हैं, हम तो कभी जाने नहीं, सोनिया जी को बुलाई नहीं। और गुजरात का मुख्यमंत्री मनोज तिवारी को दूर से बोल रहा है कि और मनोज भाई। उसी दिन से मैं मन में नरेंद्र मोदी का समर्थक हो गया। फिर 2012 में तो उनके सामने जो मुलाकात हुई, उस दिन उन्होंने बहुत ही स्नेह दिया, और ये कारण था कि मैं 2013 में विधिवत भाजपा हमको नितिन गडकरी जी ने ज्वाइन कराया, राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में। जैसे पार्टी कैंपेन्स होती हैं, हम देखते हैं आप जगह जगह इंटरव्यू देते हो, स्टार प्रचारक भी रहे हो, आपको कभी गुस्सा नहीं आता? हमेशा हम देखते हैं आपके मतलब चेहरे पे एक मुस्कान होती है और आप बिल्कुल शांत स्वभाव के रहते हैं, कभी भी आपको अमर्यादित भाषा में नहीं देखा है हमने। तो कैसे रह सकते हैं आप इतने काम एंड कंपोज्ड? नहीं, कभी कभी आ भी जाता है गुस्सा। कभी कभी देखिए अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभी आ जाता है जी, लेकिन मैं मर्यादित रहने की कोशिश करता हूँ। मेरे मुंह से आप कभी अब शब्द या गाली गलौज नहीं सुनेंगे। हाँ, विरोध जता दूंगा, तो ऐसे ही हूँ, पता नहीं कैसे है। ये भी एक भगवान की कृपा है गरिमा। ये आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होनी चाहिए कि आप विपरीत परिस्थिति में भी आपा मत खोइए, क्योंकि जब आप वाणी से आराम से बोल कभी विरोध कर सकते हो, किसी के पॉलिसी का बैंड बजा सकते हो, तो क्या जरूरत है अमर्यादित भाषा बोलने की। मैं तो ये बोलूंगा कि पूरे देश के नेता लोग, आप कुछ भी करो, अमर्यादित क्यों बोलते हो? आपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आप सांसद रहे हैं, क्या आपके माइंड में था सबसे पहले कि मुझे ये काम पब्लिक के लिए करना है, और कितना अप्रोचेबल हैं आप पब्लिक के लिए? मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अप्रोचेबल हूँ। हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार कोई भी सुबह 9 से 11 हमारे घर पे आ सकता है।
मैं कोशिश करता हूँ कि उस दिन रहूँ दिल्ली में। मेरा नंबर सार्वजनिक है। हाँ आपने खुद ही दिया सार्वजनिक? जी, तो पॉडकास्ट में तो बाद में दिया, अपने हर सभा में मैं बोल देता हूँ मेरा नंबर है, नोट कर लो, यही नंबर है और मैं फ़ोन उठाऊंगा नहीं। हाँ, टेक्स्ट में SMS करोगे, व्हाट्सएप नहीं, टेक्स्ट SMS करोगे तो मैं उसको पढ़ूंगा और 24 घंटे के अंदर जवाब दूंगा, और मैं करता हूँ। इससे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? कभी आपने, किसी ने आपको फोन करा और बोला मनोज जी एक गाना सुना दीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ? ये तो उठाता कम हूँ ना। और कैसे मैसेजेस आते हैं? मैसेजेस तो मान लो कोई गुस्सा में आया तो गरिया भी देता है। अच्छा। हाँ? तो आप सारे मैसेजेस पढ़ते हैं? अब तो पढ़ने पड़ते हैं। कोई ऐसा मैसेज जो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आया हो, जिसको पढ़ के हंसी आई हो? इग्नोर। भाई देखो, ये तो झंझट हमने खुद लिया ना कि अब मेरा नंबर है जी। कायदे से, तो इस निष्कर्ष पे भी पहुंच रहा हूं कि यार डायरेक्ट नंबर नहीं देना चाहिए। क्योंकि उस समय गुस्से में कोई कुछ भी लिख सकता है। बिल्कुल हो सकता है बाद में 2 घंटे बाद उसका गुस्सा शांत हो जाए। जी। तो ऐसा होता है मेरे पास, मगर मैंने उसको कहा कि नहीं, टू बी इन टच विद पीपल, लोगों से संपर्क में रहने के लिए ये मेरा बहुत अच्छा तरीका है। तो मुझे क्या है ना कि मुझे एक एक जगह की जानकारी है। अब कोई मुझे संपर्क ही नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं? बाकी तो मैं जाऊंगा, यहाँ गया, वहाँ जो मिल लिया, वो भी मुझसे फाइनली तो नंबर पे ही संपर्क कर सकता है। और ऐसा है नहीं कि मैं कह रहा हूँ फोन किए तो बाथरूम में है नेताजी, अभी नहा रहे हो, सुबह से शाम तक नहा ही रहे हैं। आप एक टेक्स्ट SMS छोड़ो, मैं आपको 24 आवर्स मैक्सिमम, हो सकता है 10 मिनट में जवाब देते। तो ये एक कर रहा हूँ। और आपने एक सवाल में क्या था कि और कैसे संपर्क के साथ साथ, मतलब आप कैसे अप्रोचेबल हैं और क्या क्या काम हुआ है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं घूम रहा था क्षेत्र में तो मैंने अपनी योजना बनाई कि हमें करना क्या क्या है। सिग्नेचर ब्रिज बनाना है, हमारे यहाँ का ट्रैफिक कंजेशन दूर करना है, जो मुख्य द्वार है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में घुसने के लिए, उसको जहाँ 2-2 घंटे के जाम लगने हैं उसको 1 मिनट में पार करने वाला बनाना है। हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं था, वो सेंट्रल स्कूल लाना है। और ये सब कर चुका हूँ गरिमा जी। जो अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज पॉलिसी थी, आप समर्थन करते हैं उसका? उन्होंने बोल दिया ना पूरी दिल्ली में वाईफाई लगेगी, कहाँ लगाया आज तक? उन्होंने बोल दिया कि हम पूरी दिल्ली को लंदन बना, अरे दिल्ली को दिल्ली बना देते। उन्होंने कहा बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। पहले तो उन्होंने बोला था कि बिजली हाफ पानी माफ। चुनाव बाद बदल गए, उससे हमको दिक्कत थी। इफ यू कांट डू, डोंट प्रॉमिस। भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रॉमिस करती है उसका पहले रोड मैप बनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है? अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी दिल्ली में है और दिल्ली में भी आप ही लोगों की सरकार है, तो क्या प्लान है आगे? कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो कितने टाइम तक इम्प्लीमेंट होंगी स्कीम्स, और क्या मतलब रोड मैप क्या है अभी दिल्ली का? दिल्ली के गरीब नागरिक को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज जो आयुष्मान योजना पूरे देश को देते हैं मोदी जी, वो मिल गया जी, वो मिलना शुरू हो गया जी। वो रोके हुए थे। हमने अभी आयुष्मान वय वंदन, मतलब वय मतलब जो बुजुर्ग है 70+, उनको दिल्ली में भी लागू किया, पूरे देश में लागू किया। दिल्ली में बड़ी बड़ी बसों के अलावे छोटी बस आनी चाहिए जो छोटी छोटे रूट पे चल सके। हमने देवी बसें शुरू कर दी। जो वायुमंडल में पोल्यूशन में कमी आनी चाहिए थे, उसके लिए हम बहुत सारा रास्ता, अभी कल ही हम और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज भाई, हम लोगों ने एक वाहन फिटनेस सेंटर का उद्घाटन किया। फर्स्ट हमारी लोकसभा में हुआ। पूरी दिल्ली में केवल 50,000 ही बसों का फिटनेस टेस्ट होने का व्यवस्था था, और उसमें भी पैसे लिए जाते थे। नहीं तो बाकी को यूपी में और हरियाणा में जाना पड़ता था और पैसे देकर के फिटनेस टेस्ट का सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। हमने जो बनाया है वो 72,000 गाड़ियों का ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट होगा एक सेंटर पे। कल हमने उद्घाटन किया। गरिमा जी, पोल्यूशन ऐसे जादू की छड़ी से नहीं जाता है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो क्या प्लान है, क्योंकि दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे वटाखे
जला पाएंगे दिल्ली की पटाखे जनता? बजेंगे। अच्छा। पटाखे बजेंगे, ग्रीन पटाखे बजेंगे। पराली पे गेम चलेगा, ब्लेम गेम? ब्लेम गेम नहीं चलेगा। हम पराली का निदान निकाल रहे हैं। जैसे ये बारिश आ रही है, अभी भी आप देख रही हैं कि दिल्ली से कोई ऐसा समाचार नहीं आता कि बारिश आया, घर में पानी घुस गया, और ये पानी आ रहा है, निकल रहा है जी। इस बार भी हमारी इतनी तैयारी है। हमारे सब मिनिस्टर्स हैं, प्रवेश हो, हमारे आशीष सूद हो, सिरसा हो, कपिल मिश्रा हो, पंकज हो, रविंदर हो, रेखा जी हो, सब हमारी सड़कों पे आप देखेंगे इनको। और हम इसको निश्चित रूप से अब दिल्ली को और भी सारी योजनाएं जो जो हमने कमिटमेंट किया है। कल में किसी ने पूछा कि भीम योजना थी, अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी, आप उसको बंद कर रहे हैं। हम क्या प्रभु, हम बंद नहीं कर रहे हैं, हम उसको और सशक्त ढंग से लागू कर रहे हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कि पिछले बार जिसको दिया गया उसकी जांच होने की चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, 30 करोड़ का प्रचार और मुश्किल से 10 लाख रुपए का अनुदान, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? हम उसकी बात करें, पारदर्शिता हो। और उसके साथ आप देखिए, हम शीश महल में हमारी सीएम नहीं गई, हमारी सीएम गई है जन सेवा सदन में। तो इसके साथ साथ अभी बहुत कुछ करना है। जमुना जी की स्वच्छता, इस बार का छठ भी कराना है जमुना जी पर। क्या प्लान है आपका यमुना को लेके? क्या लग रहा है कि कोई टाइमलाइन आप देंगे कि कब तक यमुना में डुबकी लगाई जा सकती है? अभी इस साल का योगा हमारी मुख्यमंत्री ने जमुना जी पे किया, और उस जगह पे सारे हमारे वाटर स्पोर्ट्स के बच्चे जमुना जी में डुबकी लगाते दिखे गए। दिल्ली की पिछली सरकार इसको क्यों नहीं बताना चाहती थी? क्योंकि वो एरिया मनोज तिवारी का है। मैं वहां लगातार बता रहा हूं कि देखो, ये हरियाणा से आता हुआ पानी है, 20 किलोमीटर दिल्ली में जमुना जी है, लेकिन उसको जानबूझ के नहीं दिखाता था पिछला सरकार, क्योंकि उसको पता चल जाता कि हरियाणा से आने वाले पानी साफ है। इस बार हमने योगा में करके दिखाया। हाँ, वजीराबाद बैराज से कलंदी कुंज तक हमारी जो कोशिश है, उसमें हम इस कार्यकाल में, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उसको 2 साल में कर देंगे, 3 साल में कर देंगे, लेकिन 2030 के पहले पूरी जमुना जी में कहीं भी दिल्ली में आप डुबकी लगा सकें, ऐसी जमुना जी आपको मिलेगी। और अगले 5 साल में दिल्ली का क्या प्लान है? कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको लगेगा दिल्ली को मिलेगी? अगर अंदर की कोई प्लानिंग है तो वो भी बता सकते हो आप। नहीं, देखिए, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए, लोगों को पोल्यूशन से मुक्ति चाहिए, पेंशन है वो समय से मिल जाया करे, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनको जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अनुसार उनको काम मिले, उनके हाथों को उनका वेतन मिलता रहे। इन सारी चीज़ों को हम करके देने वाले हैं। और साथ ही साथ रेलवे के जितने स्टेशन हैं, हम इस 5 साल में ऐसा बनाएंगे कि आपको एयरपोर्ट फेल दिखेंगे। और जहाँ सड़कों पे जाम होता है, जो जो ट्रैफिक जाम के सेंटर हैं, उनको हम फ्लाईओवर, अंडरपास, ये सब से जोड़ के पूरी दिल्ली को ट्रैफिक के हिसाब से मिनिमम ट्रैफिक में रुकना पड़े, ऐसी दिल्ली बना देंगे। आप 11 साल से सांसद भी हैं, आपने अरविंद केजरीवाल का टाइम भी देखा, अभी आप दिल्ली में बीजेपी सरकार देख रहे हैं। आपको कौन कौन से मेजर फेलियर लगे जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सब चीज का हुआ है, एक नल भी लगाया तो उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है। एडवर्टाइजमेंट में ही तो प्रॉब्लम था कि एडवर्टाइजमेंट में 90% पैसा लगा और काम 10% पैसे का हुआ। आज ठीक उल्टा हो रहा है। आज 95% काम हो रहा है, 5% एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हो रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वो जितना देर तक मुख्यमंत्री कार्यालय में 150 दिन में रह चुकी हैं, पूरे 12 साल में उतना दिन अरविंद केजरीवाल नहीं गए। इट मीन्स वर्क स्पीड। और इसके साथ साथ डीटीसी का ध्यान रखना, नालों की सफाई करना, ये बहुत बड़ा काम था। ये सब कार्य हम जो देख रहे हैं, आए दिन हमारे मिनिस्टर्स के फोन आते हैं, भाई साहब मुझे आपके लोकसभा में जाना है, वहाँ चले जाते हैं। अभी प्रवेश वर्मा के साथ हम एक जगह गए, प्रवेश हमें ले गए, वो एक अंडरपास, मतलब वो अंडरग्राउंड जो
सड़कें जाती हैं, पूरा हमारा 150 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया पिछली सरकार ने। वो बनने के पहले जो बाढ़ से पानी आता है इधर जमुना के इधर, उसको रोक नहीं पाए और पानी भर गया और 150 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया पिछली सरकार। फिर से उसको अब अगले साल भर में तैयार करके देने जा रहे हैं। तो जो दिल्ली उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि वो जो टूट गया उसके कारण हमें एक जगह हाइट कम हो जाएगी, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये बड़ी बस इसमें नहीं जा सकती, ट्रक नहीं जा सकता। ये परमानेंट नुकसान कर दिया, क्योंकि ऊपर से रेलवे लाइन जा रही है। मुझे कई बार ना गरिमा जी, जो लोग सुन रहे हैं, ये मैं सिर्फ विरोध के लिए नहीं कह रहा हूं, हम सब डेटा वाइज बात कर रहे हैं। ये लोग जरा भी नहीं सोचते थे कि शराब की दुकान मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे के सामने, स्कूल के सामने कैसे खोल सकते हो। उसका सिस्टम है, खोला इन्होंने, हम धीरे धीरे हटा रहे हैं। ठीक है, शराब की दुकान होना या ये जो सिस्टम है उसमें रहेगा, लेकिन उसको वहीं थोड़ी रहेगा कि सड़क पे चलते हुए बस शराब की दुकान और बियर की दुकान दिख रही है, एक के साथ एक फ्री। हाँ वो भी चल गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर वर्तमान सरकार का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे फिर से? मुझे लगता है कि उनको अपनी सजा का तो भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि जब लालू यादव जेल जा सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल के जितने अभी तक अपराध हैं वो मुझे लगता है कि कोई बचा नहीं सकता। बाकी बिहार चुनाव भी 2025 में आने वाला है, क्या तैयारी है? आप तो स्टार प्रचारक रहेंगे बिहार चुनाव में। बिहार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। हम तो बिहार के लोगों को ये बस उनको ध्यान है कि बिहार को बंगाल नहीं बनने देना है। अगर गलती से भी एक बार भी अब अगर दूसरे की सरकार बन गई तो बिहार को एक टर्म काफी है बंगाल से ऊपर चले जाने का। अभी मैं बिहार में देख रहा था, अचानक से अपराध के बहुत समाचार आ रहे, तो पहले तो मैं चिंतित हुआ कि यार ऐसे कैसे हो रहा है। फिर सोचा ये चुनाव के समय ही ऐसा क्यों होने लगा। हालांकि पकड़े जा रहे हैं। आपने देखा सुपारी किलर को ला करके लोगों को मरवाया जा रहा है और उनके पीछे बहुत उनको सिक्योरिटी गार्ड देने वाले भी लोग और शक्तियां आ रही हैं जद में, इन्वेस्टिगेशन के जद में। ये तो राजनीति का एक ऐसा कुरूप दर्शन हो रहा है जो डराने वाला है। लेकिन फिर भी हमें बिहार में हम लोगों को जागरण कराने में और ये बताने में सफल हो रहे हैं कि बिहार का जो बदलाव हुआ है वो अद्भुत है। मैं एक बिहारी होने के नाते, बिहार के कैमूर जिले में अतरवलिया गांव है हमारा, हमने देखा क्या सड़कें और हाईवे बने हैं बिहार के। नदियों पे पुल, बनारस से हमको पटना से हमको छपरा जाने में कुल कर्म हो जाते रहे अब जो है दीघा पुल बना, उसी पे रेलगाड़ी भी जा रही है, उसी पे ट्रक बस कार भी जा रही है। राघोपुर, जहां से लगातार राबड़ी जी रही विधायक, जहां से मुख्यमंत्री ही होते रहे राजद में, अभी डिप्टी सीएम भी रहे तेजस्वी बाबू, वहां नाव से ही पार होना होता था। बाढ़ आ गया तो नौवो नहीं जाते थे, पता नहीं कब पलट जाई। वहां की सड़क देखिए, राघोपुर से जोड़ने वाली पटना को, हो लगता है कि हम कहीं एकदम यूएस और जर्मनी की सड़क पे चल रहे हैं। पटना से गया का रूट, पटना से दरभंगा का रूट, पटना से मोतिहारी जाने का, दरभंगा जाने का, पूर्णिया जाइए, सुपौल जाइए, कोसी नदी पे पुल। तो ये सब लोगों को पता है। ऊपर से लोगों को, किसानों को सस्ती बिजली, अभी तो एक और कर दिया। अभी जब आपसे बात कर रहे हैं तो 1 अगस्त 125 यूनिट फ्री होता है ना, कि जब आप लंबे समय तक काम करते हैं तो जनता को देने के लिए कुछ और भी आपके पास
ईमानदार सरकार हो तो बच जाता है। तो कौन सी पॉलिटिक्स चलेगी बिहार में, क्योंकि वहां पे एक तरफ से कास्ट पॉलिटिक्स भी है, अलग अलग पार्टीज हैं। अब अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी अगर आप देखो तो जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर ने अपनी अलग पार्टी खड़ी कर दी। क्या लग रहा है, मतलब इस बार बहुत खिचड़ी पक गई है बिहार में? नहीं, बिहार बहुत समझदार है। अब ये खिचड़ी पकाने वालों का वो खिचड़ी बना देगा। कई लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, बीजेपी की बी टीम है। मूलतः तो वो राजद को लाभ देने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी कौन है? प्रशांत किशोर जी स्ट्रेटेजिस्ट है, पैसा लेके स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनको इनकम होता है उसी से। तो पहले वो पैसा लेके कांग्रेस का भी किए हैं, शुरुआत उनकी भाजपा से ही हुई। बीजेपी से किया था 2014 में। तो वहां भी उनको, भाई कोई भी पार्टी चुनाव में अपनी स्ट्रेटजी के लिए और खर्च करती है, ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। तो पहले वो बीजेपी का प्रचार किए, फिर कांग्रेस का भी किए, फिर राजद का भी किए, फिर वो नीतीश जी का भी किए, फिर वो टीएमसी का भी किए। इसका मतलब कि उनको जनता के भलाई से मतलब नहीं है, उनको मलाई से मतलब है। जो देखा मनी उसके प्रशंसा के हो जाएंगे धनी, प्रशांत किशोर जी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनका हर जगह से पता चल गया कि भैया ये जो स्ट्रेटजी बनाते हैं ये तो बहुत कम खर्चे में ऐसे लोग भी, बहुत सारे लोग आ गए। अब प्रशांत किशोर जी सोचे सारा इनकम बंद, तो दूसरा एक शुरू किया जाए। तो मैं, प्रशांत जी अगर मेरी बात सुनेंगे तो बुरा न माने, मेरा एनालिसिस यही है प्रशांत जी के बारे में कि प्रशांत किशोर जी अभी भी खूब अच्छा रील बनाते हैं, पैजामा उठा के कीचड़ में चलेंगे। तो ये सब में थोड़ी अरविंद केजरीवाल की प्रवृत्ति की नजर आएगी, थोड़ी झलक आ रही है। झलक आएगी। तो केजरीवाल जैसे धूर्तों की तो अब जगह है नहीं। बिहार को जिस प्रकार से आईआईएम मिले, एयरपोर्ट्स मिले, बिहार को जिस प्रकार से एम्स मिले, पेड़ लगाए गए गांव गांव, गांव गांव नल से जल मिले हैं, इसको बिहार के लोग इसका हमेशा कदर करेंगे। और अब तो बिहार यहां से एक लीप आगे जाने वाला है। अब बिहार इलीगल घुसपैठियों के वोट से वोटिंग नहीं होता देखेगा, अब रियल नागरिक। और मेरा पूरा विश्वास है कि लोग जो जदयू, लोजपा और बीजेपी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और जितने लोग इसमें साथ में हैं, वो सब मिलकर के बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। बिहार को यहाँ से एक नई उड़ान देने का काम नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही होगा और लोग उनके साथ चलेंगे, ये विश्वास। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहना है आपका? उनकी पॉलिटिक्स चमकेगी इस बार? देखिए, तेजस्वी बाबू में कुछ नयापन नहीं है। वो वही जो शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोल सकता है, उससे बिहार क्या अपेक्षा करेगा? पता नहीं कौन इन लोगों के सलाहकार हैं, अपराधियों का जिंदाबाद करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि बिहार में अब कास्टिज्म से लोग ऊपर उठने लगे, अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। और पीछे जिस स्पीड से यहाँ तक आया है बिहार, अब वहाँ से आगे जाना चाहेगा, नीचे गिरना नहीं चाहे। माइग्रेशन को लेके आपका क्या प्लान है? ज्यादातर लोग, कुछ लोग बिहार में रोजगार ना होने की वजह से माइग्रेट करते थे, बड़े शहरों में जा रहे थे, मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो कैसे रोकेगा आप बिहार के लोगों को बिहार में? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेशन रुका है, आगे और भी कोशिश है कि उनको रोका जाए। मैं जब कह रहा हूं कि बिहार, आज बिहार का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है, बहुत बड़ा है पहले से, तो अब धीरे धीरे लोग, बिहार के लोग वापस आ रहे हैं। और अगला जो 5 साल होगा वो बिहार के लिए बहुत ही इस माइग्रेशन को कम करने, गए लोगों को वापस बिहार में आकर के काम करने के क्षेत्र में एक हिस्टोरिक 5 ईयर होगा एनडीए की सरकार के साथ, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका जो करियर रहा, जैसे 2006 में गैंग्स ऑफ वासेपुर आई, वो पूरा वो धनबाद वाला, वही उसी एरिया की स्टोरी थी जो अभी झारखंड में जा चुका है। उसमें आपका गाना था जिया हो बिहार के लाला, आपने गाया। आगे फ्यूचर में आप ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला,
हमारे गाने में ही है, हम हजारों साल जिंदा रहो, इस गाने के भाव पे ही तो हम सब कुछ दे रहे हैं कि तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया भैया भैया। बिहार के लोग कितने लोगों का अच्छा कर रहे हैं। इस माइग्रेशन में भी जो बिहार का सेवा है दुनिया के लिए, देश के लिए, वो कमाल है। बिहार से गए लोग आज 12 देशों में है दुनिया के, और वहीं के लोग राजा बनते हैं वहाँ के। अब सूरीनाम देखिए, फिजी देखिए, ट्रिनिडाद टोबैगो देखिए, तो कमाल, मॉरिशस देखिए। तो ऐसे लोगों को वापस बिहार में लाना, नए नए कल कारखाने भी खुल रहे हैं, लोगों को अच्छी पॉलिसी दी जा रही है, और फ्यूचर बिहार का बढ़ाने का होना चाहिए, और बिहार के लोग ऐसा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। मनोज जी, बिहार इतना रिच कल्चरल हेरिटेज लेके आता है, और जैसे लोग अलग अलग जगह नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। अभी हमने भाषा विवाद देखा महाराष्ट्र में कि कैसे हिंदी मराठी भाषा का विवाद चल रहा है। आपने भी अपना करियर सिंगिंग में भी रखा है, एक्टिंग में भी रखा है, आपने गाने गाए हैं। कभी आपको ऐसा फील हुआ पर्सनली कि बीइंग आउटसाइडर ऑफ महाराष्ट्र कि ऐसा डिस्क्रिमिनेट किया गया हो, या लैंग्वेज को लेके कुछ इशू होता हो? एक्चुअली देखिए, ये सब सीजनल विवाद है, ये विवाद कोई ऐसा नहीं है। अब आप खुद सोचिए, मैं तो खुद विरोध झेल चुका हूं, मेरा घर पे पत्थर फेंका जा चुका है, और मैं उसी मुंबई में खड़ा होके और मैंने चुनौती दी राज ठाकरे जैसे लोगों को कि राज ठाकरे, आप जैसे लोगों की कोशिश से मराठी और उत्तर भारतीय ये आपस में द्वेष नहीं कर सकते, और परिणाम हुआ कि 13 विधायक से राज ठाकरे 1 विधायक पे आ गए, वो भी भाजपा में चला गया। ये राज ठाकरे जैसे राजनीतिक रूप से जो जमीन में धंस गए हैं, उन लोगों की सीजनल एक कोशिश है, जब चुनाव आता है तो ऐसा करते हैं। मैं आपके इस नो द नेशन में मैं लोगों से, जो भी मुंबई रह रहे हैं या जहां जहां स्टेट के लोग मुंबई रह रहे हैं, इस पे आप रिएक्ट न करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, जस्ट इन्फॉर्म, डोंट रिएक्ट, ओनली इन्फॉर्म। ऐसा करने वाले पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, और उनको पनिशमेंट होगी। जो लोग इस पे मराठी भाषा को भी टारगेट करने लग रहे हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा, आप उनके चक्कर में मत फंसो, क्योंकि वो राज ठाकरे और वो लोग चाहते हैं कि आप किसी तरह राज ठाकरे के अलावे मराठी को कुछ अपशब्द बोल दो, बस उनका काम हो गया। ये लोग राजनीतिक रूप से राजनीतिक कूड़ेदान में जा चुके हैं, राज ठाकरे जैसे लोग, और ये कभी नहीं उठेंगे। मराठी का जो सम्मान भाजपा करती है, महाराष्ट्रीयन अस्मिता का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे घबरा करके ये लोग ये सब करते हैं। इसलिए मैं इस पे कोई रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ ये कहता हूं, राज ठाकरे आप जो कर रहे हो ना, आपको महाराष्ट्र की जनता ही फिर से सबक सिखाएगी। हमने देखा है, जैसे राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, क्या बहुत आसान होता है कि जाति में बांट देना, भाषा में बांट देना, या नॉर्थ साउथ डिवाइड की अगर हम बात करें, तो भारत एक कैसे होगा? अगर इस टाइप के इश्यूज आएंगे तो हमारी सरकार की आगे की क्या प्लानिंग है कि इस टाइप के इश्यूज सोसाइटी में ना आए? हमको जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार का जो सिद्धांत है, जो नरेंद्र मोदी जी का सिद्धांत है, बेस्ट है, नंबर 1 है, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उसी पे चल रहे हैं। हम तो, आप देखिएगा, जब प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ की भाषा भी बोलते हैं, वहाँ का वेशभूषा भी पहन लेते हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हो सकता है गरिमा, ये सम्मान है उस भाषा के प्रति, और वो करने में ही देश की तरक्की है। हम नो द नेशन में जब बात कर रहे हैं
तो वन नेशन, वो एक कहते हैं एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, इसकी भावना जब तक नहीं होगी, हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, हम बड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए राहुल जी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग हैं, राज ठाकरे जैसे लोग हैं, इनको धीरे धीरे इस देश का नागरिक इनको राजनीतिक कूड़ेदान में फेंक के आएगा। क्योंकि नफरत की दीवार आप बहुत दिन तक नहीं खड़ा कर सकते, और आप जो चालाकी से जाते हो ना, जोड़ने के नाम पे तोड़ते रहते हो, उसका देश के लोग संज्ञान ले रहे हैं। मैं कोई अपशब्द नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन इन लोगों को देश की जनता पनिश करने के लिए तैयार हो रही है। कभी कभार जनता भ्रमित हो जाती है, जैसे 2024 में भ्रमित हुई थी, लेकिन अब फिर से इनका असली रंग देश की जनता समझ गई है, बिहार की जनता भी समझेगी। अगर आप कभी आंख बंद करते हो, बिहार के बारे में सोचो, तो सबसे पहली छवि कैसी आती है बिहार की? देखिए, मैं तो बिहार का वो गौरवशाली पक्ष देखता हूँ जिसमें मगध साम्राज्य, जिसमें गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, लिच्छवी गणराज्य, जहाँ सबसे पहले चुनाव होना शुरू हुआ, तो बहुत गौरवशाली बिहार दिखता है। जब मैं वर्तमान में जब देखता हूँ यार, सब लोग कोशिश करते कि जाति बिरादर में लड़ा द। बिहार की जनता धीरे धीरे उसको, भाई बिहार की जनता पे विश्वास करिए, 2005 के बाद वो कभी भी जंगल राज वालों को नहीं आने दिया। आज एक से एक कहानियां पीछे की, जब आप पीछे की कहानियों को छुपा सकते हो, लेकिन लोग उनको ढूंढ लेते हैं। इसलिए मेरे नज़र में तो बिहार का बड़ा स्वरूप है। शेर शाह जिसने जीटी रोड बनवाया, बिहार की मैथिली संस्कृति, मगही संस्कृति, अंगिका, वज्जिका, भोजपुरी संस्कृति। अरे सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हृदय देश रे बटोहिया। गंगा रे जमुना के झगमग पनिया से, सोनभद्र मीठ स्वर गावे रे बटोहिया। ओही रे बिहार के गौरव इतिहास, जहाँ आर्यावर्त के कहानी भी सुनावे रे बटोहिया। बाटे मात दिहा भैया, बाटे मात दिहा, तानी रहिया संभर के। अरे बहुते नजर जे गड़ौले रे बिहारी, उस नज़र से बचा के रखना है। तो ये सारी उस बिहार का मैं कल्पना करता हूँ गरिमा। मनोज जी, सबसे पहले आपने गाना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अपने काशी विश्वनाथ मंदिर वहाँ पे गाया था? मैंने सबसे पहले मुंडेश्वरी माता का गीत गाया, ये था 1993 में। हाँ। फिर माँ मुंडेश्वरी का गीत गा के फिर मैं गया बनारस, तो बनारस में एक शीतला माई है, उनका गीत गाया। फिर एक जौनपुर में शीतला मैया है, शीतला चौकियाँ, उनका गीत गाया। और तब विंध्यवासिनी माँ पहुँचा, फिर विंध्याचल का गीत गाया। और मैं उसके बाद सारे सब देवी देवता, डुमराव की डुमरेजनी माई, आरा की ऐरन देवी, और तमाम, फिर धीरे धीरे हनुमान जी के दर्शन हुए, जो पटना में स्टेशन पे हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। फिर हमारा धीरे धीरे एक अभियान बन गया कि जहाँ भी मंदिर है उसके बारे में लिखा, गाया और लोगों को दे दिया। अब माता सीता का बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है,
उनके गीतों को लिखने में लगा हूँ। जो बिहार में सोहर गाई जाती है, अभी हमने मतलब सुना है, बीच बीच में कभी कभी सुना, लेकिन जो आपने वापस से रिवाइव कर दिया जब लोगों ने पंचायत में सुना हिंद का सितारा, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? उसके पीछे वो गाना, कभी कभी क्या होता है ना कि गाना आपको चमका देता है, कभी कभी आप गाने को चमकाते हैं। तो ये गाना ऐसा है ना, वो अचानक से पंचायत की भी चमक बढ़ाया और मनोज तिवारी की भी चमक बढ़ाया। उसमें जितने शब्द है वो बिहार की संस्कृति है कि कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो ए राजा जी, ए राजा जी ये करे तरहल जरूरत मूरत खूबसूरत हो। ये राजा जी शब्द भी जो है ना, ये कितने प्यार से एक पत्नी अपने पति के लिए बोलती है, तो रोमांस की भी पराकाष्ठा है। और राजा जी कभी भी सार्वजनिक नहीं बोला जाता है, वो तो अकेले में ही थोड़ा सा स्पेशल प्यार दिखाने के लिए पत्नियां बोलती हैं, और वो भोजपुरी का श्रृंगार है। इस गाने में आया, फिर बाकी तो पूरा गनवा ऐसे लागल कि हम गाए तो इसमें वो जो लाइन थी सीएम वाली कि सीएम से पीएम वाला, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है? ये पॉलिटिकल मिजाज जो है ना बिहार का, हाँ, कि उसको दर्शाया गया है। देखो घर में बच्चा तो पैदा हुआ, अब कुछ लोग सोचते हैं बस एकरे तो रहला जरूरत, बच्चा पैदा हुआ है तो तुरंत मान लो कि एक व्यक्ति आए कहे कि बबुआ हमार, हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, तो कुछ लोग जीएम में अच्छा देख रहे हैं, कुछ ना 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 ई डीएम होई है हो, कुछ दूसरा है, पॉलिटिकल दिमाग रखता है ना। ए ललना हिंद के सितारा ई तसीयम होई है, ओ से ऊपरा पीएम होई है हो। ये बिहार के नस नस में है कि ना ना हिंद के सितारा बोने के बाद, सीएम और पीएम बने के बाद, अरे क्या 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 लाइन है। उसी में दूसरे लोग सांस्कृतिक लोग हैं। ये पूरा गाना ना बिहार का परिचय है, ऐसा मुझे लगता है। एक मिजाज कहता है कि बबुआ हमार महाराज हुई है, राजाधिराज हुई है हो, ए ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है। क्या क्या थॉट है कि जिसने कि हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के नु हो, ए ललना होम सेक्रेटरी। अब ये शब्दों का कहन जो है ना, वो हम वैसे ही बोले जैसे हमारे गांव में बोलल जाला, तो वो लोगों को अच्छा लगा। एक आदमी हमसे बोला यार तुम होम सेक्रेटरी कितना बढ़िया बोले हो भोजपुरी में। ए ललना होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट, अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट थोड़ी बोलते हैं, गवर्नमेंट के हीरा अपना मिट्टी के, कहन का भी कुछ चल जाता है। जी जी जी, और लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि नेचुरल जो चीज आ रही है ना, जो लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं, वो उससे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। इतना बिजी लाइफ होने के बाद आप पब्लिक से भी मिलते हैं, आप सांसद भी हैं, आपको रियाज करने का समय मिलता है? हाँ, दूसरे कमरे में बैठे हो तो मेरा हारमोनियम बगल में होता है। कितने घंटे रियाज करते हैं? एक 20-25 मिनट कम से कम जरूर एक दिन में रियाज करता हूँ। थोड़ा सा अपने स्वरों को साधना, ठीक है, जैसे आप वॉक करते हैं ना तो बैलेंस बता देता है कि शरीर ठीक बाकी गड़बड़ाता, तो वैसे ही सुर 20 मिनट भी अगर आप खड़ज का रियाज करिए। मैं तो बोलूँगा जो लोग देख रहे हैं, संगीत से बड़ा योगा कुछ नहीं है। योगा में कहते
होते हैं ना, संगीत में खड़ज का रियाज होता है। अब कुछ मत करिए, एक घर में एक सुर तानपुरा रख लीजिए और उसके साथ सबसे नीचे स्वर, आपको बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। खड़ज का रियाज, सबसे नीचे जहां बोल सकते हैं, हाँ सुर में बोलना है। तो इसको भी हम अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आप योग भी डेली करते हैं? लगभग कर ही लेते हैं लगभग कर लेते हैं। और किसी से मान लो बहुत यात्रा में रहे, नहीं आया तो स्ट्रेचिंग करते हैं। कितना, मतलब योग में मेडिटेशन वगैरह सब करते हैं आप? इतनी बिजी लाइफ के बाद वो तो जरूरी होता होगा, स्ट्रेस वगैरह तो आपको भी होता होगा। हाँ, मेरा मेडिटेशन तो म्यूजिक है ना। जिस समय आप संगीत का रियाज कर रहे हैं तो वो मेडिटेशन है। कभी ऐसा हुआ है आप रियाज कर रहे हो, कुछ काम आ गया, कभी कोई मीटिंग आ गई तो आपको लगा कि मैं क्या करियर में फंस गया हूँ, अच्छा खासा मैं अपना सिंगिंग कर रहा था, ये पब्लिक मीटिंग कभी परेशान करती हो? देखो, एक शब्द है टाइम मैनेजमेंट, वो आप कर लेते हैं तो दुनिया के सारे समस्याओं पे विजय प्राप्त कर। बिजी तो सब कोई है, मजदूर भी बिजी है, उसको भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह काम पे जाना है, नहीं तो वो आपका कॉन्ट्रैक्टर डांटेगा, चिल्लाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है और वो हम करते हैं और उसमें हमको कभी ये बाधा नहीं आई। कभी मान लो कि सुबह नहीं मिलेगा, दोपहर में कर लेंगे, नहीं शाम को कर लेंगे, नहीं कभी कर लेंगे, कभी कभी कर। अच्छा, योगा लोग कहते हैं सुबह करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो शाम को करो, सोते टाइम करो, दोपहर में कर लो, करो जरूर भैया। एक जो यंगस्टर है, जो यूथ है, आज का युवा, उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि हर कोई सपने देखता है, माया नगरी में जाने के भी सपने देखता है, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के सपने देखता है, और उस टाइम पे किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। अगर आज के मनोज तिवारी 25 साल पहले के मनोज तिवारी को कुछ सिखाना चाहें तो क्या ऐसी चीज होगी जो आप सिखाना चाहेंगे? कोई ना कोई स्किल सीख लो, लाइबिलिटी नहीं बनना है। मनुष्य खुद से ही लाइबिलिटी बनता है, बोझ बनता है किसी पे। और देखो भैया, बुरा मत मानना, किसी दिन माता पिता भी बोझ समझने लगते हैं बच्चे को, जब वो कुछ स्किल नहीं सीखता है। आज के दुनिया में सोशल मीडिया जो अच्छा चला सकता है ना, जो फोटो खींच सकता है, पोस्ट कर सकता है, वो भी 25-30 हजार की नौकरी पा जा रहा है। मिल नहीं रहे हैं लोग, वो सीख गया तो सीधे 50-60 हजार मांगेगा। इतने काम आए हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग, हम अच्छे ड्राइवर की जरूरत है, जो अच्छा ड्राइवर के साथ साथ ईमानदार हो, उसके ओनर को पता हो कि ये गाड़ी जा रहा है, गाड़ी में कुछ भी सामान है तो मेरा सुरक्षित है। कोई आदमी बेरोजगार नहीं रह सकता। मैं भी ड्राइवर रहा हूँ, मैंने भी किसी की गाड़ी चलाई है जब कुछ नहीं था तो मुझे कहीं जाना था तो मैं रुका क्या, कुछ समय तक किया। और काम को छोटा मत समझो, स्किल्ड बनो। कुछ नहीं कर सकते, अच्छा खाना बनाना सीख सकते हो, अच्छी हाउसकीपिंग सीख सकते हो, घर को साफ रखने के लिए तो लो भैया, कोई ना कोई स्किल रख के और अगला सपना देखो। अब मान लो कोई कहेगा कि अच्छा मनोज तिवारी तो हम ड्राइवरी करो, हम खाना बनावे सीखब। अरे भैया, थोड़ा दिन वो कर, फिर उसके बाद आगे बढ़ ना। और आपके सामने मनोज तिवारी एक एग्जाम्पल है। मैं 600 रुपया महीना में पार्ट टाइम ड्राइविंग करता था बनारस में, और तब तक किया जब तक मैं मां से पैसा नहीं लेना चाहता था। फिर हमारी दुनिया बढ़ी। रुकना नहीं है, अगले प्लान पे काम करना है। और मैं तो सभी जो हमारे युवा भाई बहन है ना, उनको मैं बोलूंगा कि देखो, सब कुछ के बाद ना धैर्य सीखना है। केटी विथ डबल एच हमारे जीवन का एक सिद्धांत है। केटी मीन्स कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहो, विथ डबल एच ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी।
मेरा मानना है कि जिसने ईमानदारी और विनम्रता के साथ काम कुछ मिले उसके लिए स्किल्ड होकर के कोशिश कर रहा है, आज नहीं तो कल उसको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, उसको नहीं होगा। और अगर ऐसा किसी काम जानने वाले को कुछ नहीं मिल रहा है, प्लीज कांटेक्ट मनोज तिवारी, हम उसको काम देंगे। हाँ, कुछ स्किल लेके आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी से जब आपका इंटरेक्शन होता है, कुछ ऐसी चीज है जो आपको इंस्पायर करती है हमेशा? उनका जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ओहो कमाल का है। और दूसरा चीज, वो हमेशा चीजों को समझना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई विषय आया ना तो उससे भी कुछ सीख रहे हैं, उस विषय में जाते हैं और फिर उसका वो खुद एक निष्कर्ष निकालने लगते हैं। ये जिस व्यक्ति में हो जाए ना, वो बड़ा उपयोगी हो सकता है। ऐसे नहीं मोदी जी भारत और दुनिया के लिए इतने उपयोगी हो गए हैं। नीतीश कुमार को लेके आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है कि फ्यूचर सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे या कोई भाजपा से होगा? अभी तो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और ये डिसाइड नीतीश जी को करना है। नीतीश जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, तो उनके नेतृत्व में हम लोग आगे चल रहे हैं। एक लंबे समय तक नीतीश जी ने बिहार को बहुत संवारा है और वास्तव में वो विकास पुरुष हैं, वो सुशासन बाबू हैं। आखिरी सवाल, अगर आप बिहार की जनता को कोई मैसेज देना चाहें तो क्या होगा? मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि ये चुनाव का वर्ष है और चुनाव के वर्ष में लोग बहुत तरह से आपको खौलाएंगे। आपको गिलास अगर 70% भरा हुआ है तो कुछ लोग कहेंगे 70% भरा है, कुछ लोग कहेंगे देखो 30% खाली है। तो ये देख लेना कि 70% किसने भरा और 30% और कौन भरेगा। सावधान होकर के इस चुनाव में जाना है, बिहार की बेहतरी के लिए निर्णय लेना है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के लोग, अब समय आ गया है जब बहुत लंबे समय तक हम नीतीश जी और मोदी जी के गठजोड़ को देख चुके हैं। हमारे चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ का परिणाम हम कितना सकारात्मक होता है, तो आगे उस दृष्टि से ही आगे बढ़े, ये मेरी प्रार्थना है। मनोज जी, ये लास्ट रैपिड फायर राउंड है। जो भी आपके माइंड में आएगा बिना सोचे समझे, जो फर्स्ट थॉट आएगा उसमें जवाब दीजिएगा। यही बड़ा गड़बड़ है। क्या पसंद है, बिहार का लिट्टी चोखा कि दिल्ली के छोले भटूरे? लिट्टी चोखा भाई। अच्छा, रवि किशन और निरहुआ में से सबसे ज्यादा ड्रामा किंग कौन? नहीं, वो तो रवि थोड़ा ड्रामा ज्यादा करता है। घर में मनोज भैया को सबसे ज्यादा डांटता कौन है? सान्विका तिवारी, हमारी बड़ी बिटिया है जी। हाँ। पार्लियामेंट का कोई मजेदार पल जो आपको याद हो? पार्लियामेंट का मजेदार पल, ये तो बहुत सारा है, बहुत सारा है, लेकिन हमारे लिए सबसे मजेदार पल वो था जब कश्मीर से 370 हटा था। अगर आप एक दिन सीएम बन जाएंगे तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? नहीं, अब तो पता चले कि कोई भी सीएम बनेगा तो सबसे पहला काम ये करेगा कि ये तो बड़ा अजीब है, मैं सपना क्यों देख रहा हूँ कि मैं सीएम बन जाऊंगा। बनूंगा तो देखा जाएगा। नहीं तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। अरे ये सपना देखना भी परेशान कर देता है। ये कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जो अगर कभी जिम्मेदारी ऐसी आती है तो अपना बेस्ट करके दूंगा। ओके, कोई इमोशनल मैसेज आपको आपके फैन से मिला हो जिसने आपको इमोशनल कर दिया हो? बहुत है, बहुत प्यार मिलता है मुझे लोगों का, बहुत। कोई ऐसा एक किस्सा जो आपको याद हो? अरे ये तो ऐसा किताब है, उसमें जाने से किस अन्याय हो जाएगा, इसको उसको क्या कहे। लेकिन अब तो चूंकि अपना नंबर भी मैं सबको दे चुका हूँ। हाँ, मेरा नंबर सबको बढ़ चुका है जी। लेकिन उसमें कई मैसेज बहुत अच्छा आता है। तो जैसे अभी एक मैसेज आया था
कि भैया आपको इतना काम करते हुए देखते हैं, माँ के लिए कैसे समय निकालते हैं। फिर तो मैं बहुत रोता हूँ, क्योंकि माँ मेरी बनारस रहती है, वो दिल्ली के माहौल में रहती नहीं है, तो वो एक मिसिंग है। फिर भी जितना जैसे कोशिश करते हैं आना जाना मिलना, तो ये लोगों का इस प्रकार का मैसेज मुझे बहुत इमोशनल भी करता है और ताकत भी देता है। ओके अगर आपको अपना एक्टिंग करियर शुरू करना हो दोबारा से, मतलब फुल फ्लेज, तो एक्टिंग में जाएंगे कि सिंगिंग में? सिंगिंग में तो हूँ ही। हाँ मतलब पूरा फुल फ्लेज हूँ। हाँ। सिंगिंग तो अभी भी मैं शो कर रहा हूँ, और अक्सर मैं महीने का 7-8 शो करता हूँ। हाँ, अभी 4 अगस्त को जमशेदपुर में रहूँगा, अभी पावर ग्रिड का एक शो कर रहा हूँ गुड़गांव में, और बहुत सारे शो हैं। तो सिंगिंग तो कर ही रहा हूँ, लेकिन फिल्म भी कर सकता हूँ अगर मुझे इस तरह का कोई सब्जेक्ट मिले। और आज जब मैं पिछला पॉडकास्ट कर रहा था तो मैंने साफ मना कर दिया था, लेकिन आज जब मैं गरिमा से बात कर रहा हूँ नो द नेशन में, तो मुझे लगता है कि अगले 8 महीने में हमारी एक फिल्म लोग देखेंगे। अगर आपको कहीं से चांस मिले मूवी का या सिंगिंग का, तो आपका फेवरेट कौन है, अनुराग कश्यप या करण जौहर? अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप। एक ऐसा सपना जो अभी तक मन में है या अधूरा है? सपने तो बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा देश विकसित देश बन जाए, और जब बने तो हम लोग भी उस समय देखने के लिए बैठे रहें, उसका पार्ट रहे, ऐसा सपना है। दिल्ली या बिहार? दोनों दिल में है। दोनों दिल में है, और दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। तो आप इसको यूं समझ लीजिए, बिहार इन दिल्ली। ओके आपकी माताजी की सबसे खूबसूरत याद जो आपके पास रहती है, या कोई गाना या कोई किसी चीज से जिससे आप अपनी माँ को याद करते हैं? माँ के पास जब भी जाता हूँ तो सुबह मेरी वो सतुआ बनाती हैं। हाँ, वो गुड़ वाला सतुआ, तो वो बहुत याद रहता है। वो उसमें बहुत प्यार है। आपकी माँ ने आपको एक गाना भी बताया था, निमिया की ढाढ़ वाला। उसी से जीवन की शुरुआत हुई जी। और उसी ने मुझे सफलता दिलाया जी। और उसी के आधार पे आज भी माँ से गाना वाना पूछते रहता हूँ। अगला पॉडकास्ट में माँ का कर रहा हूँ। हाँ, अरे वाह। हमने भाई से बतियावे जाता नहीं, और सब लोग सुनी ओकरा के भाई हमारा पढ़ा लिखा नहीं है। गाना गाती हूँ? अरे खत्म ही नहीं होता उसका गाना। अरे फिर तो बड़ा मजा आएगा देखने बड़ा में। उसको मैं तो खाली बस छेड़ देना है। हाँ। फिर तो माई गावत रही। तो मेरी माँ का भंडार, चाहे वो शब्दों का हो, गीतों का हो, बहुत बड़ा है। भोजपुरी सिनेमा जब खत्म हो रहा था तो 27 साल बाद आप एक भोजपुरी मूवी लेके आए, उसका क्या इंस्पिरेशन था? हो गया, ऐसा लगा कि बहुत सारे देवी देवता मिलके उसको करा लिए, ससुरा बड़ा पैसा वाला बना, और लगता है कि एक प्रयास और करना होगा, क्योंकि अब फिर से भोजपुरी सिनेमा को कुछ ऐसे ही ब्रेक की आवश्यकता है। वो देखो, मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर लेता है, व्यक्तियों का समूह होता है। तो उस समय था सुधाकर पांडे जी, अजय सिन्हा जी, ये सब नाम जो ले रहा हूँ ना, लाल सिन्हा, धनंजय मिश्रा, मनोज तिवारी, ये सब एक ग्रुप बन गया और एक बड़ा काम हो गया। फिर से ऐसी आवश्यकता आ पड़ी है जहाँ हम सभी को, मैं सबको बोलूँगा, रवि किशन भाई भी, दिनेश लाल यादव भी, पवन भी, खेसारी भी, और जो हमारे आजकल के जितने आर्टिस्ट हैं, रानी चटर्जी हो, मोनालिसा हो, ये हमारे जो नए नए बच्चे हैं, अक्षरा सिंह है,
काजल राघवानी है, इन सभी को और जो डायरेक्टर्स हैं उन लोगों को मिल करके एक बार फिर से बैठना पड़ेगा ताकि भोजपुरी सिनेमा को एक नया उड़ान दिया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मनोज जी। थैंक यू। आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।